तो अब वही चीज यहां पर है मिडवल एज। मिडवल एज भी यही है। ग्रीक थॉट खत्म हो गया, रोमन एम्पायर, रोमन थॉट खत्म हो गया, ठीक। और 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक, लगभग 1000 ईयर तक सुपरमेसी ऑफ बाइबिल थी। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज द रेशनल। रेशनलिटी इज द इंपॉर्टेंट थिंग। इस एनिमेस की पूरा का पूरा बाइबिल, मैंने क्या कहा कि राजा यानी किंग इज द रियलिस्टिक डॉक्यूमेंट। राजा अपने आप को, यानी रोमन सम्राट अपने आप को कहता है कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, ठीक। अब जब मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं तो ईश्वर के प्रतिनिधि होने के नाते हमारी आज्ञाओं का पालन ईश्वर करे, जनता करे। तो इस विचार का, तो इस तरह के सिस्टम का डेवलपमेंट या इस तरह के सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट क्यों लिया गया? बस सिक्योरिटी को लेकर। डिवाइन थियरी भी एक ही चीज की बात करती है ना, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। पूरी की पूरी डिवाइन थियरी ऑफ स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है, जीवन की सुरक्षा। और यही विचार अगर 16th सेंचुरी में हॉब्स देता है, हॉब्स दे रहा है, और हॉब्स कहता है कि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट दैट इज द सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। अब इंपॉर्टेंस क्या है? एक वही विचार लगभग 1600 वर्ष 1700 वर्ष पहले आया है और 1700 वर्ष बाद एक विचार आ रहा। डेवलपमेंट का एरिया बहुत ऊंचा है 1700 वर्षों में, और उसी विचारों को एडॉप्ट करते हैं जो 1700 वर्ष पहले, यानी लगभग 2 डीके तक ये पोजीशन है। इसका मतलब द ग्रीक थॉट और रोमन थॉट आर द इंटेलेक्चुअल। अब आज हम 24 ईयर्स आफ्टर 24 ईयर्स एवरी मैन दैट इज द सर्च ऑफ द पीस, शांति की खोज में लगा है आदमी। और इस शांति की बात अरिस्टोटल का इंपॉर्टेंस है कि नहीं? आज पॉलिटिकल पोस्टों पर या क्या कहा जाता है कि उच्च राजनीतिक पदों पर योग्य व्यक्ति को बैठाने के लिए एग्जाम लिए जाते हैं। योग्यता का मापदंड प्लेटो और अरिस्टोटल भी कर चुके हैं। तो महानता है कि नहीं? इंपॉर्टेंस ये सब चीजें हैं कि जिसे हम आज मान्यता दे रहे हैं। अब जैसे आज से लगभग 16th सेंचुरी में मैकियावेली है, और मैकियावेली 800 वर्ष पहले की बात है। 16th सेंचुरी 1500 के बाद है, तो 16th सेंचुरी 100 वर्ष का एक डीके हो रहा है। तो यहाँ पर जो 2400 वर्ष है लगभग प्लेटो, तो 427 बीसी, तो 427 वह, और यहाँ पर 21वीं सेंचुरी चल रही है। तो उसी को, तो यहाँ पर अरे यार 16वीं शताब्दी, तो 16वीं शताब्दी, एक शताब्दी 100 साल का होगा। अच्छा हाँ 500 वर्ष पहले मैकियावेली कहता है कि व्यक्ति जो कुछ भी करेगा वह अपने इकोनॉमिकल बेनिफिट को लेकर करेगा। आज लिबरलाइजेशन के फेज में, आज इकोनॉमिकल युग के फेज में मनुष्य जो कुछ भी कर रहा है, तो गलत कहाँ है? बताओ कहाँ गलत? यानी थिंकिंग लेवल तो होगी, और अगर वह थिंकिंग लेवल है, वह थिंकिंग सिचुएशन है, तो मैंने उस दिन क्या कहा, सैटरडे के दिन, पूरा का पूरा मिडिल एज बाइबिल बेस्ड रिलीजियस बुक, डिपेंड अपॉन द बाइबिल बेस। A Bible is the religious book of the Christianity. रोमन चर्च, और रोमन चर्च के बेस पर या रोमन चर्च की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके बेस पर जो स्थिति है, जो कंडीशन है, वह अपने आप में अच्छी थी। लेकिन जब 5वीं शताब्दी में, यानी 5वीं शताब्दी अगर हम यूरोप की देखें,
और इंडिया में अगर 5वीं शताब्दी देखें तो बुद्ध और जैन की शुरुआत हो रही है, बौद्धिस्ट जैन। ठीक, अब बुद्ध और जैन का उदय क्यों होता है? ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विचारों को लेकर समाज में बुराइयां आ गई, इसलिए एक नई विचारधारा बौद्धिस्ट के रूप में आ जाती है, जैनिज्म के रूप में आ जाती है। फिर इन सबको मिलाकर जितनी भी, क्योंकि जितने भी थॉट आते हैं, अगर रिलीजियस बेस्ड थॉट आते हैं, रिलीजन के बेस पर अगर थॉट आएगा तो सोसाइटी में मान के चलो कि सोसाइटी में बुराइयां आएंगी ही आएंगी। और इस बुराई को लेकर, अगर इस बुराइयों की स्थिति को लेकर देखा जाए तो बाइबल के बेस पर जो थॉट या रोमन चर्च जिस थॉट को एक्सेप्ट करता है, वह रोमन चर्च अपने आप में अपनी सुपरमेसी को स्टेबल करता है, नहीं कहता है आई एम द रेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, मैं ईश्वर का आध्यात्मिक प्रतिनिधि हूं। और ईश्वर की आध्यात्मिक प्रतिनिधि होने के नाते दो प्रकार के स्वरूप की बात करता है, एक ह्यूमन बॉडी और एक सोल। ठीक, ह्यूमन बॉडी एंड सोल, एक शरीर और एक आत्मा। ठीक, शरीर की उत्पत्ति या शरीर का जो उदय हो रहा है, वह उदय पूर्वजन्म के कर्मों का फल है। तो अगर पूर्वजन्म के कर्मों का फल है तो वह, लेकिन चर्च कहता है, जब चर्च, तो अगर दो चीजें हैं, एक ह्यूमन बॉडी है और दूसरा सोल है। ठीक, अब ह्यूमन बॉडी को रेगुलेट करने के लिए स्टेट आ गया और इसको रेगुलेट करने के लिए क्या आ गया, और अल्टीमेटली कहते हैं कि यह जो सोल या स्पिरिट है, यह स्पिरिट स्टेट सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, यानी मीन्स राजनीतिक व्यवस्था में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस, दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जस्टिस, यानी शांति और न्याय की स्थापना करना। लेकिन जो सोल है, जो स्पिरिट है, उसका उद्देश्य है मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति पाना, और वह मुक्ति पॉसिबल है चर्च। इसलिए तुम मेरी शरण में आओ, तुम मेरी शरण में आओ, और जब तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें मुक्ति का रास्ता दिखाऊंगा। ठीक, इसलिए रोमन साम्राज्य के कारण ही पूरी क्रिश्चियनिटी क्या हो गई? बर्बाद हो गई। और रिलीजन बेस्ड जब लाइफ स्टाइल हो गई, रिलीजन बेस्ड लाइफ स्टाइल, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में देयर इज नो साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ इन दिस एरा, यानी मध्य युग में किसी भी प्रकार का साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं होता है। और यह भी कहा जाता कि देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, न्यू पॉलिटिकल थॉट, न्यू पॉलिटिकल व्यू, एंड दैट द बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल साइंस मिडिल एज इज ए डार्क एज। पूरा का पूरा मध्य युग राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के बिहाफ पर या पॉलिटिकल साइंस के बेस पर अगर देखा जाए तो डार्क एज था, क्योंकि इस युग में, इस फेज में किसी न्यू पॉलिटिकल थॉट का डेवलपमेंट होता है। अरे तो स्टार्टिंग से अगर देखा जाए, एजुकेशन सेंटर नालंदा है, तक्षशिला है, और नालंदा बिहार में सबसे कम लिटरेसी रेट है, अफगानिस्तान में तक्षशिला है, सबसे कम लिटरेसी रेट है। ठीक, अगर पीसीएस में ऑप्शनल पेपर रहता तो पीसीएस में तो एक क्वेश्चन बहुत पेट है, हु इज द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर? बोदिन, मैकियावली और हॉब्स, यानी बोधा, हॉब्स और मैकियावली में से फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कौन सा है? ये, लेकिन थोड़ा सा हम डिक्टेट कर दे रहे हैं, बस समझ लीजिएगा।
फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, बोदिन, मैकियावेली, 3 लोग। नहीं, एक डिबेट है, ये डिबेट है कि किसे माना जाए, क्योंकि इस श्रेणी में ये 3 थिंकर खड़े हो जाते हैं विचारों की वजह से। अब आओ, पहला पॉइंट, मॉडर्न एलिमेंट ऑफ स्टेट। क्या है मॉडर्न एलिमेंट ऑफ स्टेट? राज्य का आधुनिकतम तत्व क्या है? अरे मालिक, सॉवरेनिटी। हाँ, सॉवरेनिटी। मैंने क्या बोला था कि जब तक सॉवरेनिटी का फॉर्मेशन नहीं हुआ था तब तक देयर इज नो डिवीजन बिटवीन सोसाइटी एंड स्टेट। ठीक, अब मॉडर्न, अब यहीं पर मैं सेंटेंस भी यूज करता हूं, सॉवरेनिटी इज द मॉडर्न एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। ठीक, अब सुनना, इस सॉवरेनिटी का फॉर्मेशन बोदिन करता है, और बोदिन है फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर, और बोदिन की किताब है 6 बुक ऑफ कंसर्निंग रिपब्लिक। ठीक, अब अगर बोदिन सॉवरेनिटी का फॉर्मेशन करता है और सॉवरेनिटी इज द मॉडर्न एलिमेंट, तो बोदिन इज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। हुआ कि नहीं? हो गया। एक प्रॉब्लम आ गई ना कि बोदिन मीन्स sovereignty is the modern element of state. Sovereignty is the modern element of the state. And in lose of sovereignty, state are collapse. या state will be collapse. Clear? अब ये सिचुएशन है, ये स्थिति है। तो अगर sovereignty इज द मॉडर्न एलिमेंट ऑफ द स्टेट, तो जो फॉर्मेशन कर रहा है सॉवरेनिटी का वो मॉडर्न थिंकर होगा, वही होगा। ठीक, बट बोदिन मॉडर्न थिंकर नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि सॉवरेनिटी, एक मिनट, सॉवरेनिटी वर्सेस divine law, property and natural law. Sovereignty versus divine law, property and natural law. Sovereignty versus divine law, property and natural law. Yani means conflict between sovereignty and divine law, conflict between sovereignty and property, conflict between sovereignty and natural law. मतलब यही है। ठीक, अब डिवाइन लॉ प्रॉपर्टी वर्सेस नेचुरल, अब इनके बीच यानी मीन्स कि सॉवरेनिटी कंफ्लिक्ट बिटवीन सॉवरेनिटी एंड डिवाइन, सॉवरेनिटी एंड प्रॉपर्टी एंड सॉवरेनिटी इन द नेचुरल लॉ के बीच कंफ्लिक्ट होता है। तो बोदिन इंपॉर्टेंस द डिवाइन लॉ, सेकेंड इंपॉर्टेंस द प्रॉपर्टी एंड इंपॉर्टेंस द नेचुरल लॉ। मतलब कि सॉवरेनिटी के ऊपर डिवाइन लॉ की सुपरमेसी स्टेबल कर दिया, सॉवरेनिटी के ऊपर प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस दे दिया, और सॉवरेनिटी के ऊपर नेचुरल लॉ का इंपॉर्टेंस दे दिया। अब आपको डिफाइन करना है कि डिवाइन लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, नेचुरल लॉ क्या है। डिवाइन लॉ, प्रॉपर्टी लॉ एंड नेचुरल लॉ, दैट इज द एलिमेंट ऑफ मिडिल एज। ठीक, इसका मतलब हो गया कि सॉवरेनिटी का परफॉर्मेंस करके या फॉर्मेशन करके बोधा अपने आप को मध्ययुगीन से अलग तो कर लिया, बोधा अपने आप को मध्ययुगीन विचारधारा से अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन
प्रभुसत्ता के ऊपर यानी सॉवरेंटी के ऊपर ईश्वरीय सत्ता, संपत्ति और कानून का प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण कहा जाता है कि पूर्णतः अपने आप को मध्ययुगीन विचारधारा से अलग नहीं कर पाया। इसलिए बुद्ध न तो मध्ययुगीन ही रहा और न ही आधुनिक बना रहा, बल्कि त्रिशंकु की भांति बीच में अटका रहा। समझ रहे हो? ये एक तो बोधा का कंसेप्ट हो गया कि बोधा कंसेप्ट आ गया कि सॉवरेंटी का फॉर्मेशन करने के बाद, सॉवरेंटी का फॉर्मेशन करने के बाद वह अपने आप को मध्ययुगीन मान्यताओं से अलग कर देता है। ठीक, अपने आप यानी सॉवरेंटी दे दिया तो इसका मतलब कि उसको मिडिल एज विचारों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन उस प्रभुसत्ता के ऊपर, उस सॉवरेंटी के ऊपर जो अदर अथॉरिटी की सुपीरियरिटी स्टेबल कर दी, यानी इसीलिए कहता कि सॉवरेंटी वर्सेस डिवाइन लॉ, प्रॉपर्टी एंड नेचुरल लॉ, अगर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है और उस कॉन्फ्लिक्ट में प्रभुसत्ता के ऊपर ईश्वरीय कानून को प्रमुखता दे दी गई, उस प्रभुसत्ता के ऊपर प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंस दे दी जाती है, उस प्रभुसत्ता के ऊपर प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉ को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो सॉवरेंटी का मतलब क्या है? क्योंकि कहा तो जाता है कि लूज ऑफ सॉवरेंटी स्टेट आर कोलैप्स। अगर किसी राज्य की प्रभुसत्ता नष्ट हो जाए तो राज्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, क्योंकि सॉवरेंटी इज द मॉडर्न एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट। मेंटेन द सॉवरेंटी, दैट इज द मेंटेन द पोजीशन ऑफ स्टेट। ठीक, अब यही चीज समझना है। इतना समझ गए? अब समझ लो कि अगर कोई देश, किसी भी देश वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 फीट, 1 स्क्वायर मीटर भूमि पर अगर दूसरा स्टेट कब्जा करता है तो ये भूमि का इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंस है सॉवरेंटी का। 1 स्क्वायर फीट में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन इससे राज्य की प्रभुसत्ता डैमेज हो जाती, सॉवरेंटी डैमेज हो जाती है। एक सिचुएशन तक क्लियर हो गया? तो पहला लग गया कि बोधी इज नॉट द फर्स्ट मॉडर्न। ठीक, अब दूसरी थियोरी, दूसरा कंसेप्ट है, हॉब्स को लेकर आते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्न एरा। ठीक, मॉडर्न एरा क्या है? तो मॉडर्न एरा होता है अप्रोचेज ऑफ साइंटिफिक मेथड। हॉब्स इज द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर, that is the use of the scientific method. Machiavelli is the first modern thinker, but Hobbes is the first modern political scientist. क्योंकि हॉब्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट थियोरी है वह है लॉ ऑफ मूवमेंट, लॉ ऑफ गति का नियम। क्या है? गति का नियम, गति का नियम है कि नहीं? क्लियर? अब ये साइंटिफिक है, मॉडर्न आ गया। ठीक, अब सपोज है, ठीक, पॉलिटिक्स प्लस मोरालिटी, पॉलिटिक्स प्लस रिलीजन, पॉलिटिक्स प्लस मोरालिटी, ये क्या है? व्हाट इज द पॉलिटिक्स प्लस मोरालिटी एंड व्हाट इज द पॉलिटिक्स प्लस रिलीजन? पॉलिटिक्स प्लस मोरालिटी इज द ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, है ना? अरस्तु और प्लेटो नैतिकता का मापदंड राजनीति का उद्देश्य रखते हैं। एंड विदाउट मोरालिटी देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक, स्टेट इज द मोरल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिक्स प्लस रिलीजन इज इक्वल टू मिडिल एज। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब आओ, सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन एंड मोरालिटी, दैट मीन्स राजनीति और धर्म और नैतिकता से अलगाव। ये है मैकियावेली। ये क्या है? मैकियावेली। अब समझना कैसे हो रहा है ये, यानी मीन्स कहता है कि रिलीजन और मोरालिटी का एरिया, सेपरेट एरिया ऑफ रिलीजन एंड मोरालिटी, यानी मीन्स and separate area of politics. ठीक, क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है?
अब समझना, मोरलिटी, द टू व्यू ऑफ द मोरलिटी अकॉर्डिंग टू मैकियावली, यानी मीन्स मैकियावली के अनुसार मोरलिटी का दो पक्ष है। एक मोरलिटी ऑफ